साल 2024 खत्म होने की कगार पर है और इस साल हमने इतने सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स देखे हैं और जिन्होंने अलग अलग लेवल पर पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया है। उसमें से आज हम कुछ ऐसे इवेंट्स की डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे 10 इवेंट्स हमने पिक किए हैं जिन्हें बोला जा सकता है कि ये जियोपॉलिटिकली सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल इवेंट्स रहे हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। और हम आज साल 2024 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो यूएस में नई प्रेसिडेंशियल पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो शेख हसीना का बांग्लादेश से बाहर आना हो, चाहे वो फ्रांस का पॉलिटिकल क्राइसिस हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल ईरान वॉर हो, और उसके अलावा कुछ और इवेंट्स भी हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। प्रीलिम्स चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आई है प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम 2025, जो 13 जनवरी से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। 500 घंटे का यह प्रोग्राम 4 महीने रन कराया जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स के स्कोर को बूस्ट करने में सर्टेनली आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर स्पेशल जीएस सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स में, करंट अफेयर्स सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, सी सेट सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, हर क्लास के बाद डेली क्लास टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए स्पेशल सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, जो आपको यह भी हेल्प करेंगे समझने के लिए कि यूपीएससी की साइकोलॉजी फंक्शन किस तरीके से करती है, और डेफिनेटली वो आपको बेटर प्रिपरेशन में हेल्प करेगी और आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि प्रायोरिटी किस चीज को ज्यादा दी जाए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो किस चीज को पढ़ने से ज्यादा मिलता है, राइट। सी सेट आपको वीकेंड पे कंडक्ट होता हुआ दिखेगा ऑन सैटरडेज एंड संडेज। करंट अफेयर्स एवरी सैटरडे आपका सेशन कराया जाएगा 4 मंथ्स के लिए, जो पिछले पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स आपके कवर कराएगा और आपके प्रिपरेशन के डायनेमिक एस्पेक्ट को भी कंप्लीट करेगा। साथ के साथ मंडे टू फ्राइडे आपको जनरल स्टडीज भी रन होता हुआ दिखेगा। ये लाइव ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अगर आपको जीएस, सी सेट और करंट अफेयर्स तीनों के मॉड्यूल लेने हैं तो आप पे कर सकते हैं मात्र 14,999 रुपीज। और अगर आपको लगता है कि सी सेट आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसमें आपको हेल्प की नीड नहीं है, तो जीएस और करंट अफेयर्स का मॉड्यूल आपको मिलेगा केवल 12,999 रुपीज में। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए, बिकॉज हम लिमिटेड सीट्स ही रख रहे हैं इसके अंदर, जिससे हम स्पेसिफिक फोकस भी दिया जा सके बच्चे के ऊपर। बहुत ज्यादा नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, तो टाइम आपके पास सीमित है। तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एंड कॉन्टैक्ट ऑन दीज गिवन नंबर्स अगर आपको कोई भी और क्वेरी देखने को मिलती है या आपके मन में आती है। अब कंसिडरिंग आवर टॉपिक ऑफ टुडे, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 2024, बाय बाय करते हैं 2024 को और इन इवेंट्स को बाय बाय करते हैं जिन्होंने पूरी तरीके से ग्लोबल पर्सपेक्टिव को इंपैक्ट किया, और उम्मीद करते हैं कि शायद 2025 हमारे लिए थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी समृद्धि और थोड़ी सी सद्बुद्धि लेकर आएगा। आज डिस्कस करना है हमें 2025 की शुरुआत में जो पिछले साल हुआ है उसमें से क्या क्या चीजें हमें इग्नोर करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें किन किन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए, किन किन चीजों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए, और क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे आगे लेकर बढ़ना है। क्या वो समझ है, क्या वो नॉलेज है, क्या वो इंफॉर्मेशन है, क्या वो ज्ञान है जो इन इवेंट से मिला है हमें, जिससे हमें सीख लेकर 2025 में एंटर करना चाहिए। और वी शुड मैनिफेस्ट फॉर बेटर थिंग्स, we should manifest for our better life, we should manifest for our better well-being and the well-being of the rest of the country and the rest of the world as well. सबसे पहला इवेंट जो हमें देखने को मिला, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है जियोपॉलिटिकली स्पेशली हमारे लिए इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो है बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हसीना का वहां से भागकर बाहर आना, शेख हसीना का वहां से आउस्ट होना, वहां से भागकर भारत में रेफ्यूज लेना। शुरुआत होती है कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट के ऑर्डर में बोला गया 2018 में जो 1971 में जो फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश के, उनके बच्चों को कोटा प्रोवाइड किया जाता था। 2018 में वो कोटा खत्म कर दिया गया। रिसेंटली अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन कोटास को सिविल सर्विसेज जॉब के अंदर उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के कोटा को वापस से रीइंस्टेट किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए। इस वजह से बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट होनी शुरू हो गई। शेख हसीना जी ने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगा। रजाकार्स कौन है? रजाकार्स वो लोग हैं जिन्होंने 1971 वॉर में पाकिस्तानी आर्मी को हेल्प किया था और बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अगेंस्ट काम किया था। अब इस स्टेटमेंट का स्नोबॉलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि शेख हसीना उन बच्चों को रजाकार बोल रही हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर, और एक स्लोगन आपको राइज होता हुआ दिखता है, आमी की तुम्ही की रजाकार रजाकार। और उसके बाद से आपको सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखती है। लेकिन जो डेथ नेल था वो तब आया जब शेख हसीना ने स्टेट की फोर्स को यूज कर दिया उन बच्चों के अगेंस्ट,
और मात्र एक दिन के अंदर 91 बच्चों की जान चली गई। 91 बच्चे प्रोटेस्टर्स जो हैं बेसिकली उनकी जान जाती हुई दिखी हमें। और ओवरऑल जो नंबर है वो उससे काफी ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर पाना शेख हसीना के कंट्रोल में नहीं रहा, उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड बढ़ने लगी। इवेंचुअली अपनी जान बचाकर वो अगस्त में उन्होंने रेजिग्नेशन दी और वो भारत भागकर आ गई। राइट, तब से बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है यूनिस के अंदर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे कवर किया गया है हमारी पीपीटी के अंदर कि डेमोन्स्ट्रेशन इरप्ट हुए किसके बेसिस पे, सिविल सर्विसेज जॉब कोटास को लेकर। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो भारत को भागकर आ गई। डेथ टोल आपको सिंगल डे में 91 डेथ का देखने को मिला, जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में बांग्लादेश की अब तक का हाईएस्ट डेथ टोल है। मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। जो मिलिट्री चीफ है बांग्लादेश के जनरल वकर-उर-जमान, उन्होंने मिलिट्री को डिक्लेयर किया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। उस इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करेंगे यूनुस। अपोजिशन जो अब तक जेल में बैठी थी, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रही थी, जो बच्चे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे, जैसे जो लीडर हैं उनकी खालिदा जिया आवामी लीग की, उनको रिलीज किया गया। साथ के साथ जो स्टूडेंट लीडर्स ने जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स डिमांड किए थे, वो जो जेल में थे, उनको भी रिहा किया गया। बांग्लादेश में फिलहाल एक इंटरिम गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। अभी तक स्टेबिलिटी के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुआ है बांग्लादेश, लेकिन कंसिडरिंग दी पार्ट ऑफ साउथ एशिया, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बांग्लादेश जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की तरफ वापस मूव करे, एक फुल फ्लेजेड इलेक्शंस कंडक्ट कराए, लोगों को डेमोक्रेटिक मैंडेट से चुनी हुई सरकार को वहां बिठाए, चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो खालिदा जिया हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो यूनिस ही हो, लेकिन जो उनका इलेक्शन होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। बिकॉज बांग्लादेश हैज बीन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी की तरह ही राइज हुआ है। वहां एक पार्टी आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शन करती हुई दिख जाती है। तो उसी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में शायद बांग्लादेश के खेमे से हमें कुछ बेहतर न्यूज आती हुई दिखेगी, वहां स्टेबिलिटी की खबर आती हुई दिखेगी, और जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जो माइनॉरिटीज के साथ वहां हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदूज हो, उनको लेकर भी हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर खबरें आएंगी, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में होगी और माइनॉरिटी राइट्स को भी बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, स्पेशली हिंदूज जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट इवेंट थी वो थी हमारे पास ट्रंप की विक्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो आज के डेट में हाउस होल्ड नेम बन चुका है, चाहे आप जियोपॉलिटिक्स जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। ये दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। पहला टर्म के बाद ये फिर इलेक्शंस हार गए थे और डेमोक्रेट्स जीत गए थे। 2020 के अंदर जो बाइडेन बने थे और 2024 के अंदर फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कमबैक मारा है अपना। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, कुछ का पता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कमबैक हो चुका है। ये व्हाइट हाउस वापस आ चुके हैं। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये जीत चुके हैं। कितने इलेक्टोरल कोलाज वोटिंग में एज वेल एज पॉपुलर वोटिंग में, दोनों में 312 इलेक्टोरल कोलाज वोटिंग के थ्रू ये जीत हुए हैं, मेजोरिटी इनको मिली है। इन्होंने कमला हैरिस को हराया है। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थी पास्ट टर्म में जो बाइडेन के अंडर। और इवेंचुअली जो बाइडेन ने जब विड्रॉ कर लिया था नॉमिनेशन से, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से, प्रेसिडेंशियल रेस से, तो कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स का नेक्स्ट कैंडिडेट बनाया गया था, जो पूरी तरीके से आपको हारती हुई दिखी हैं, जमानत जब्त होती हुई दिखी है उनकी। और यूएस की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने आज तक किसी वुमेन को प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया है। तो आप बोलते हैं ना कि एक ऐसा देश जो टॉर्च बियरर बनता है राइट्स का, वुमेन राइट्स का, फेमिनिज्म का, लिबर्टीज का, लेकिन वहां के लोगों के अंदर जो माइंडसेट वो इतना पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कोई वुमेन लीड कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को प्रेसिडेंट इसलिए बना दो कि वो वुमेन है, बट किसी को प्रेसिडेंट इसलिए मत बनाओ कि वो वुमेन है। आपको ऐसे स्टेटमेंट भी फंक्शन करते हुए यूएस के अंदर देखने को मिले थे। मिक्स्ड रिजल्ट्स है रिपब्लिकन्स के लिए। अभी हमने बोला कि यार रिपब्लिकन्स तो जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स कैसे हैं? लेकिन लेजिस्लेचर के अंदर आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। डेमोक्रेट्स ने काफी ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी अपना इंक्लूड किया है, अपने नंबर्स बढ़ाए हैं। साथ के साथ सेनेट में भी अपने नंबर्स इंप्रूव करते हुए दिखे हैं डेमोक्रेट्स, जो बेसिकली इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए, लेकिन लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव में उनका कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, सेनेट और कांग्रेस रिप्रेजेंट्स लेजिस्लेचर, तो वहां थोड़ा सा डेमोक्रेट्स को फायदा होता हुआ दिखा है। रिपब्लिकन्स वहां नुकसान में है, लेकिन रिपब्लिकन्स जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर द मिक्स्ड रिजल्ट्स फॉर रिपब्लिकन्स। मूविंग ऑन टू द इवेंट नंबर 3 ऑफ 2024, वो है सीरिया में बशर अल असद का आउस्टर। 2014 से कंटिन्यूअसली चलती आ रही ये कॉन्फ्लिक्ट, वैसे इसे 2011 से भी देखा जा सकता है, लेकिन इसका जो मेन इवेंट जो आपको ड्रामा स्टार्ट होता हुआ दिखा था, जो वायलेंस स्टार्ट होता हुआ दिखा था, जो रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट होता हुआ दिखा था, वो 2014 में दिखा था।
और तब से लेकर 2024 तक पिछले 11 साल की स्ट्रगल फाइनली खत्म होती हुई दिख रही है सीरिया में। वैसे ये झूठ है, खत्म हो नहीं रही है, आपको प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी क्योंकि अभी जो रेजीम है वो सेटल डाउन हो नहीं पाई है। दूसरी चीज अब ये समझना है कि आखिर ये बाहर कैसे हो गए। 2009-2010 के अंदर यूएस ने एक षड्यंत्र रचा कि वो एक प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा जिसे हम डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग, जहां वो जाके अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा और मोनार्क्स को हटा देगा। लेकिन यूएस के इस कंटेक्स्ट में एक चीज का इशू है कि वो केवल उन्हीं मोनार्क को टारगेट कर रहा है, उन्हीं डिक्टेटर्स को टारगेट कर रहा है जो रशियन सपोर्टेड है, जो रशिया को सपोर्ट करते हैं। जितने भी यूएस सपोर्टेड रजीम आपको मिडिल ईस्ट में बैठे हुए दिखेंगे उनके अगेंस्ट कोई डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन नहीं आया, उन देशों में कोई अरब स्प्रिंग नहीं आया। तो बशर अल असद को जनरली रशिया सपोर्ट करता था, ईरान सपोर्ट करता था और इसीलिए इतने टाइम से सस्टेन भी कर पाए, इवन दो यूएस, आईएसआईएस, टर्की ये सब इसके अगेंस्ट फंक्शन करते हुए दिख रहे थे। फाइनली आपको इसका आउटकम ऐसा आता हुआ दिखा है कि जो सीरियन रिबेल्स थे जिन्हें टर्की बैक कर रहा था, उन्होंने प्रेसिडेंट बशर अल असद को ओवरथ्रो कर दिया है और बशर अल असद भागकर एसाइलम लेने रशिया पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो रिबेल लीडर हैं अबू मोहम्मद अल गुलानी, इन्होंने बोला है कि ये एक नए एरा की शुरुआत है सीरिया के लिए। वहां के लोगों ने बोला है कि ये एक नए एरा की शुरुआत है सीरिया के लिए, क्योंकि बशर अल असद को थोड़ा अथॉरिटेरियन लीडर भी माना जाता था, तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन उनकी रूल को सपोर्ट नहीं करते थे। पब्लिक सेलिब्रेट कर रही है, उनका मानना है कि जो एक सीरिया को वापस से रीबिल्ड किया जाएगा। उम्मीद है कि जो डिस्प्लेस सिटीजन्स हैं, जो रेफ्यूज लेने के लिए दूसरी कंट्रीज में यूरोप में बैठे हैं, वो शायद अपने देश वापस लौटकर आ पाएंगे और सीरिया शांति की तरफ लौट पाएगा। अभी तक तो हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। अगेन वी मैनिफेस्ट, वी होप, वी विश कि 2025 सीरिया में भी स्टेबिलिटी लेकर आए और कुछ अच्छी खबर हमें मिडिल ईस्ट से भी आती हुई दिखे। अब ये है फोर्थ इवेंट नंबर 4 सॉरी, ये भी बड़े अजीब सा ही सीन हुआ साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया में जो उनके प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, जो उनके प्रेसिडेंट थे, 2022 में इलेक्शन जीते। इनके इलेक्शन पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी उठाई गई। कंट्रोवर्सी इसलिए उठाई गई क्योंकि जो जिस मार्जिन से ये इलेक्शन जीते थे वो बहुत कम था, मतलब 0.73% ज्यादा वोट आए थे इनको, जिस पर्सपेक्टिव से ये इलेक्शन जीते थे। उसके बाद से लेकिन जब इलेक्शंस हुए लेजिस्लेचर के, तब इनकी पार्टी वहां हार गई और जब फिर स्टार्ट हुई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में टसल, और उस टसल को लेके इन्होंने बोला कि यार नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अपोजिशन जो है वो साउथ कोरिया के डेवलपमेंट में एक हर्डल क्रिएट कर रही है और इस वजह से इन्होंने इंपोज कर दिया हुआ मार्शल लॉ। 6 घंटे के अंदर मार्शल लॉ वापस लिया गया। नेशनल असेंबली, बेसिकली जो वहां की लेजिस्लेचर है, उसने भी उसे नलिफाई कर दिया और उसके बाद इस मार्शल लॉ के पर्सपेक्टिव में और उसके अलावा कुछ अदर केसेस जो इनको यून के ऊपर चल रहे थे, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के ऊपर चल रहे थे, उसके बाद इन्हें इंपीच कर दिया गया। आसान भाषा में अब आप देखिए, पहला इंपीचमेंट हो चुका है। प्रेसिडेंट यून सुक योल ने मार्शल लॉ इंपोज किया, जिसे थोड़ी देर में ही वापस ले लिया गया था, लेकिन पार्लियामेंट ने उसके बाद उन्हें इंपीच कर दिया। उसके बाद एक एक्टिंग प्रेसिडेंट को आए पिक्चर के अंदर, जिनका नाम था हान डक्सू। ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने इनके ऊपर भी इल्जाम लगाया कि ये किसके लॉयलिस्ट हैं। ये ऑलरेडी आउस्टेड प्रेसिडेंट यून सुक योल के लॉयलिस्ट हैं, इसलिए लेजिस्लेचर की ना बात मानकर अब भी उन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं। तो इवेंचुअली 2 हफ्ते बाद यून के इंपीचमेंट के इनको भी इंपीच कर दिया गया। मतलब आप देख रहे हो 2 हफ्ते के अंदर 2 इंपीचमेंट इन अ कंट्री लाइक साउथ कोरिया, विच इज कंसिडर्ड गुड इनफ, विच इज कंसिडर्ड सिविलाइज्ड इनफ एंड विच इज कंसिडर्ड कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ठीक से या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को ठीक से फंक्शन करते हुए देखते हैं और ठीक से वहां बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो साउथ कोरिया इज द एग्जांपल ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जस्ट लाइक फ्रांस, जहां प्रेसिडेंट के हाथ में भी पावर्स हैं और लेजिस्लेचर के हाथ में भी पावर है। तो वहां आपको देखने को मिल रहा है ऐसे कंट्री में जब दोनों के हाथ में पावर होती है तो टसल जब होती है तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखता है जैसा आपको साउथ कोरिया में होता हुआ दिखा। अभी फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर चोई सांग मोक को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। एक पॉलिटिकल क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी चल रही है साउथ कोरिया में। उम्मीद की जाती है कंट्री लाइक साउथ कोरिया विच इज गुड इनफ, विच इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एज वेल, कि आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हो, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर सकते हो। जब वहां पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलता है तो थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग न्यूज है, पर अगेन 2025 प्लीज डू बेटर समथिंग विद साउथ कोरिया और उनके इस पॉलिटिकल क्राइसिस को इवेंचुअली खत्म होना चाहिए जिससे वो अपने लोगों के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दे सकें। इवेंट नंबर 5, अगेन अनदर एग्जांपल फ्रॉम अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम,
जिसको हम बोलते हैं फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक पॉलिटिकल डेडलॉक बनता हुआ दिखा आपको। देखिए 2024 में फ्रांस के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे, ठीक। 3 पार्टीज हैं वहां, 3 पार्टीज 3 आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेफ्ट, सेंटर और फार राइट, ठीक। जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए और उनका रिजल्ट आया तो पता चला किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी है ही नहीं। नो पार्टी हैज द नंबर्स टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। और ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, पीएम को अपॉइंट करना। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स दी, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आपको हेड ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट करते हुए दिखते हैं। अब पीएम चूज करने के लिए सामने वाली पार्टी के पास क्या होना चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए। नहीं तो जो सबसे लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को आप क्या करते हो? पीएम अपॉइंट करते हो। अब केस क्या हुआ, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी लेफ्ट पार्टी, जिसे हम बोलते हैं न्यू पॉपुलर फ्रंट। फ्रांस के अंदर जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर्स थे वो थी एनएफपी, न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो एक लेफ्ट पार्टी है। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने से मना कर दिया। और इसके बाद आपको एक मेजर आउटरेज दिखी, प्रोटेस्ट दिखी फ्रांस के अंदर, और थ्रेट भी दिए जाने लगे मैक्रोन को कि उन्हें इंपीच कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। वी थैंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी थैंक आवर पीपल, हमारी जनता, हमारी जनार्दन, जो एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट पे फंक्शन करती है, और हम एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को भी एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 बिलियन वोटर्स होने के बाद भी तुम कैसे कंसिस्टेंटली अपनी डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करवा सकते हो। ऐसे एग्जांपल्स देख के हमें अपने आप को और अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि इतने बड़े देश को डेमोक्रेटिक तरीके से रन करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया गया है हमारे संविधान द्वारा, हमारे टैसिट कंसेंट द्वारा, जो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस को। तो दिस वाज द 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस था, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों था। मूविंग ऑन, 6th इवेंट है हिजबुल्लाह's वॉर ऑफ सपोर्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 को लास्ट ईयर इजराइल के ऊपर हमस ने अटैक किया। उसे हम 7 अक्टूबर की इनिशिएशन, जिसके हम इजराइल हमस वॉर, उसकी शुरुआत हुई। हिजबुल्लाह ने हमस के सपोर्ट में आते हुए एक वॉर ऑफ सपोर्ट शुरू किया, जो इजराइल के अगेंस्ट शुरू की थी कि जी हम हमस को सपोर्ट करेंगे इजराइल के अगेंस्ट उसकी इस लड़ाई में, जिसकी वजह से इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जो है लेबनान के अंदर, आपको पता है लेबनान के अंदर फंक्शन करता है हिजबुल्लाह, पॉलिटिकल साख भी है उसकी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है उसका। तो लेबनान के अंदर आपको इजराइल का इंटरवेंशन ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ते हुए दिखे, टारगेटेड असैसिनेशन भी किए गए। मोसाद, बेसिकली जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह और जो सीनियर कमांडर है फुआद शुक्र, इन दोनों को असैसिनेट कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह के लीडर जा चुके हैं, जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी मौत हो चुकी है, उन्हें पहुंचा दिया गया है, स्वर्ग पहुंचा दिया गया है जहां भी जाते हैं वो। सीनियर कमांडर जो फुआद शुक्र हैं, उन्हें भी प्राप्त हो चुका है, बेसिकली मोक्ष प्राप्त करवा दिया है मोसाद ने। तो ये दोनों गायब हो चुके हैं आज की डेट में। दूसरी चीज, एक बाद में दे रहा है दोस्तों, हिजबुल्लाह के दिमाग में एक चीज आई, अब तक उसे पूरी तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट माना जाता था, ईरान पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यूएस ने बाद में एक सीज फायर ब्रोकर करवाई बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, जिसके बाद हिजबुल्लाह को यह डिसाइड करा गया कि जो लितानी रिवर है लेबनान के अंदर, उसके नॉर्थ पे आप रिट्रीट कर जाओ, उसके नीचे आप नहीं आओगे। मतलब इजराइल से जो आपकी कंफ्लिक्ट है इससे थोड़ा सा पीछे हटिए, जिसकी वजह से जो उसके ऑपरेशंस हैं वो वीक पड़े। साथ के साथ ईरान इस डील से खुश नहीं था, तो हिजबुल्लाह के जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ वो भी आपको नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए दिखे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हिजबुल्लाह की एंट्री हुई इजराइल हमस वॉर के अंदर, उसने वॉर ऑफ सपोर्ट शुरू करी हमस के सपोर्ट में। इस चक्कर में उसका खामियाजा किस तरीके से देखने को मिला, आपको वो वॉकी टॉकी अटैक याद होगा, वो पेजर अटैक याद होगा, जो बेसिकली आपको देखने को मिला है, जिसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैक बताया जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, या फिर हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, या फिर नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर जो इजराइल करता हुआ दिख रहा है। उसमें उसके बाद आपको हिजबुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरुल्लाह वो जा चुके, फुआद शुक्र वो जा चुके, एंड इवेंचुअली हिजबुल्लाह एक ब्रोकरेज डील साइन कर चुका है, जिसे यूएस ने ब्रोकर कराया है, जिसकी वजह से ईरान के रिश्ते उससे थोड़े से खराब होते हुए दिख रहे हैं। मूविंग ऑन टू द 6th वन, एक और मिडिल ईस्ट से न्यूज आ रही है। ईरान पूरे साल न्यूज में रहा है कॉज ऑफ द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। उसमें हमें एक न्यूज बीच में ये आई थी जिसने सबको शॉक कर दिया था, सबको सरप्राइज कर दिया था। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मार दिया गया है, और उसके बाद से वॉर काफी ज्यादा एस्केलेट होती हुई दिखी थी। ईरानियन जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी,
उन्हें एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हुई और पूरी तरीके से बोला गया कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, दिस इज अ प्योर एसिसिनेशन बाय इजराइल। और इसके बाद केवल उन्हीं की मौत नहीं हुई, जो फॉरेन मिनिस्टर्स और जो बाकी लोग थे ईरान के, उनकी भी डेथ हुई। सोचो, एक ईरान जैसी कंट्री के जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, और साथ के साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनको एसिसिनेट कर दिया जा रहा। तो ऑफ कोर्स आपको इसका आउटकम किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता हुआ दिखेगा, और वैसा ही हुआ। इसकी वजह से आपको वॉर काफी ज्यादा एस्केलेट होती हुई दिखी। राइसी की डेथ के बाद एक कंसर्न राइज की गई कि शायद ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा जिसका फायदा इजराइल उठा सकता है। लेकिन वहां के जो रिलीजियस लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने चीजों को कंट्रोल में रखा और चीजों को स्टेबल रखने में कामयाब भी रहे वो काफी हद तक। पावर स्ट्रगल की वजह से इजराइल ईरान वाले पर्सपेक्टिव में ईरान बैकफुट पे ना आ जाए। टेंशन जो है वो कंटिन्यूसली इसके बाद आपको बढ़ती हुई ही दिखी हैं। इजराइल और ईरान की टेंशन आपको बढ़ती हुई दिखी। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल स्ट्राइक्स करी, ईरान ने इजराइल के ऊपर, इजराइल ने ईरान के ऊपर। साथ के साथ सीरिया और इराक के अंदर जो ईरान को सपोर्ट करने वाले इंस्टॉलेशंस थे, उनको भी इजराइल ने अटैक किया, जिसकी वजह से पूरे रीजन में आपको इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है। हम उम्मीद करते हैं शायद 2025 कुछ बेहतर न्यूज लेकर आएगा। शायद 2025 थोड़ी सी मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी की कृपा बरसाएगा कि भाई इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड रहा है पूरा 2024, तो थोड़ा तो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाओ, राइट। जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिकली और हमारे डायस्पोरा पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट इवेंट दैट इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी ये कॉन्फ्लिक्ट। रशिया को लगा था अंदर जाऊंगा, यूक्रेन के 2 थप्पड़ मारूंगा, उसका जो कीव वाला रीजन है पूरा एनेक्स करूंगा और गेम खत्म, जैसे क्रीमिया के साथ किया था 2014 में। लेकिन 2024 भी खत्म हो चुका है। लगभग 2 साल से रशिया यूक्रेन में स्ट्रगल मार रहा है और वो स्ट्रगल आपको किसी भी तरीके से कम होती हुई नहीं दिख रही, वो बढ़ती हुई ही दिख रही है। अभी भी किसी भी तरीके से कोई नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है और काफी हद तक ये एक प्रॉक्सी वॉर बन चुकी है। ये वेस्ट वर्सेस रशिया का एक ऐसा लड़ाई बन चुकी है जिसमें बेचारा यूक्रेन जो है वो मेमने की तरह पिस रहा है। यहां सामने हम देखते हैं 24 फरवरी को रशिया, इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो रशिया ने थोड़ा सा अपर हैंड गेन कर लिया है। अवदिव्का जो रीजन है उन्होंने वो कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से खार्किव के अंदर उन्होंने एक नया फ्रंट ओपन कर दिया अगेंस्ट द यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से यूक्रेन को जो काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स थे वो भी आपको वीक पड़ते हुए दिखे हैं। लेकिन यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी है, यूक्रेन ने भी रिस्पॉन्ड किया है। यूक्रेन ने एक सरप्राइज इनकर्जन, सरप्राइज अटैक किया रशिया के ऊपर, जिसने पूरी तरीके से रशिया के कर्स्क रीजन को यूक्रेन के कंट्रोल में जाते हुए देखा। साथ के साथ वो चाहते थे कि सीज फायर नेगोशिएशंस में जब बार्गेनिंग की जाए तो इस कर्स्क रीजन को बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ाता हुआ दिखेगा। इस कर्स्क रीजन को एज अ टूल यूज किया जाए जिससे यूक्रेन अपने फेवर में कोई चीजें करवा सके रशिया के अगेंस्ट। तो हम ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन ने भी रिस्पॉन्ड किया, रशिया ने भी एक अपर हैंड लेने की कोशिश करी। एक्सटर्नल सपोर्ट पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। दोनों साइड्स पूरी तरीके से थक चुकी हैं, पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रही हैं, एम्यूनेशन की कमियां आने शुरू हो चुकी हैं। रशिया पूरी तरीके से रिलाई कर रहा है ड्रोन्स जो ईरान से उसे मिल रहे हैं और जो एम्यूनेशन वो नॉर्थ कोरिया से ले रहा है, और यूक्रेन पूरी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंड करता है, चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो या फिर वो बाकी एम्यूनेशन या फिर आर्टिलरी का एस्पेक्ट हो। तो दोनों ही ये जो वॉर है फिलहाल के लिए आपको एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे मूव करती हुई दिख जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमस लीडरशिप क्राइसिस। देखिए थोड़े टाइम पहले ना इजराइल वाज ऑन अ किलिंग स्प्री, मतलब वो सारे चुन चुन के जितने भी एक्सेस ऑफ रेस्ट, चाहे वो हाउदीज हो, चाहे वो हमस हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, सबके लीडर्स को चुन चुन के मार रहा था। हमस को तो उसने वो बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दिया है। कैसे कर दिया है? जो उनके मेजर लीडर्स थे वो आज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और हमस वही है जिसने 7 अक्टूबर वाली वॉर स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से, जिसका एक बैकग्राउंड आपको कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि आखिर ये शुरू क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, नॉट व्हाट यू जनरली रीड इन न्यूज़पेपर्स बट व्हाट कुड हैव बीन द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती हुई दिखी थी। सबसे पहले जो हमस के लीडर हैं याह्या सिनवर, इनको माना जाता है कि 7 अक्टूबर की जो अटैक था ये उसके मास्टरमाइंड थे। इनको निपटा दिया गया भाई, अक्टूबर 2024 में इन्हें असैसिनेट कर दिया गया था, इन्हें मार दिया गया था। इसके बाद इस्माइल हनिये, ये हेड ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो थे हमस के साथ ही, इनको भी असैसिनेट कर दिया गया तेहरान में जुलाई 2024 के अंदर। अब इतने मेजॉरिटी ऑफ द जो मेन लीडर्स थे हमस के वो खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमस को मिला एक लीडरशिप शॉक, और स्पेशली सिनवर और हनिये की डेथ के बाद एक स्टेट ऑफ शॉक में चला गया और एक लीडरशिप क्राइसिस भी आपको आता हुआ दिखता है। अब कहीं ना कहीं
हमस अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काफी वीक पड़ चुका है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट हमस, इट्स अबाउट द सपोर्ट इट इज गेटिंग फ्रॉम ईरान। तो अभी अगर आपको कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करनी है तो आपको इजराइल ईरान को एक टेबल पर लेकर आना पड़ेगा, नेगोशिएटिंग टेबल पर, उसके बाद ही ये चीज सॉल्व की जा सकती है। लास्ट है हमारे पास पाकिस्तान का पॉल्यूशन क्राइसिस, एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। इंडिया वाले इससे काफी कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज हमें पता है जब स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलती है, या फिर दिवाली के बाद वाला जो मौसम आता है, नवंबर वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसमें हमारी दिल्ली की एयर क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में लाहौर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर ने एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड करी 2000 से भी ज्यादा। समझ पा रहे हो? दिस इज, ये ऐसा है कि आप अगर बाहर गए और आपने सांस लिया, आप गए, मतलब आप डेफिनेटली किसी ना किसी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उससे तो सफर करना स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि इतनी पॉइजनस गैस है वो 2000 से ज्यादा एयर क्वालिटी की, जो पूरी दुनिया में अब तक की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनाती है लाहौर को। इसका रीजन है बेसिकली जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, जैसे स्टबल बर्निंग या फिर पराली का जलना बोलते हैं, साथ के साथ इंडस्ट्रियल एमिशंस और आल्सो द रीजन। और एक ये भी है कि सीजनल पॉल्यूशन क्राइसिस है, ये जो सीजन है इस टाइम पे पॉल्यूशन आपको होता हुआ दिखता ही है नदर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, उसी का है। लेकिन इस बार कुछ लाहौर ने कुछ ज्यादा ही सफर किया है। हेल्थ और गवर्नमेंट का एक अच्छा, गवर्नमेंट को रेस्पॉन्स करना पड़ता, को सीवियर पॉल्यूशन क्राइसिस आ चुका था, स्कूल सारे बंद करा दिए गए थे, ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया था सो दैट लोग अपने घर में रह सकें, बाहर निकलने की उन्हें जरूरत ना पड़े। एक हेल्थ क्राइसिस था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को स्पेशल मेजर्स भी लेने पड़े थे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, राइट? तो दीज वर द 10 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको होते हुए दिखे हैं पूरे पिछले 2024 के अंदर, जिन्हें अभी अभी हमने डिस्कस किया है। इन सारे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए सामने आपके एक क्वेश्चन है, इसे जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। Discuss the political and geopolitical upheavals that shaped the global landscape in 2024, focusing on significant events such as Bangladesh student protests, the return of Donald Trump to the White House, the ousting of President Bashar al-Assad, and the escalation of tensions in the Middle East. Analyze their implications for international relations and global stability. 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। हमेशा अपनी प्रिपरेशन को डायनेमिक बना के रखना है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अटेम्प्ट करते रहना है। This was all from my end. I hope 2025 आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, आपको सद्बुद्धि प्रोवाइड करे, आपको एक ऐसा बेहतर इंसान बनने की में हेल्प करे, और आप दुनिया के लिए भी कुछ बेहतर कर पाए। आपका परिवार, आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। That was all from my end. Thank you so much guys and have a good day.